नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। कहीं लोग और कहीं अनलॉक, ऐसा इसलिए क्योंकि अनलॉक की प्रक्रिया कहीं किन्हीं राज्यों में शुरू होने जा रही है। देश में कोरोना का संक्रमण एक बार फिर से बढ़ने लगा है। हालांकि जो कोरोना से मौतों का आंकड़ा है वो कम होने लगा है, लेकिन जो संक्रमण है वो भी धीरे धीरे घट रहा है। कोरोना के जो आंकड़े हैं उनमें कमी आ रही है। बावजूद इसके अनलॉक की प्रक्रिया अब कहीं कहीं शुरू होती नजर आ रही है। इसी बीच अब कई राज्य जो है वो अनलॉक की प्रक्रिया को शुरू करते नजर आ रहे हैं। बता दें आपको, देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर अब थोड़ी कमजोर पड़ती नजर आ रही है। अच्छी बात यह भी है कि अब कुछ दिनों से नए संक्रमितों के मुकाबले ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ रही है। हालांकि मौतों का आंकड़ा अभी भी डरा रहा है। ऐसे में करीब महीने भर से लागू पाबंदियों में अब थोड़ी राहत मिलने की शुरुआत होने वाली है। दिल्ली, मध्य प्रदेश, हिमाचल को अनलॉक करने की तैयारी हो चुकी है। महाराष्ट्र में भी ढील देने की तैयारी है, जबकि यूपी को लेकर अभी कुछ फैसला नहीं हुआ है। लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। सबसे पहले बात करें दिल्ली की, तो यहां 7 जून तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, लेकिन 31 मई से अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू होगी। 31 मई से 2 तरह की छूट मिलेगी। पहली तो ये कि इंडस्ट्रियल एरिया में 4 दीवारी या कैंपस में मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन यूनिट चलाने की इजाजत होगी, और दूसरी वर्क साइट्स के भीतर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो सकेगी। अगर बात करें मध्य प्रदेश की, तो यहाँ 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी। हालांकि नाइट कर्फ्यू और हर रविवार को जनता कर्फ्यू लागू रहेगा। 5% से ज्यादा और 5% से कम संक्रमण दर वाले जिलों के लिए अनलॉक की अलग अलग गाइडलाइन होगी। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ 15 दिन के लिए लॉकडाउन बढ़ना तय माना जा रहा है, यानी 15 जून तक। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे इस बात को कह चुके हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि इस बार लॉकडाउन में थोड़ी ढील मिल सकती है। इसके लिए अलग से गाइडलाइंस जारी होंगी। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ 31 मई से सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक सभी दुकानें खोलने की इजाजत रहेगी, लेकिन शनिवार और रविवार को सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़ी दुकानें जैसे मेडिकल स्टोर वगैरह ही खुलेंगे। वीकेंड कर्फ्यू लागू रहेगा। हफ्ते में 5 दिन 30% कैपेसिटी के साथ सरकारी दफ्तर भी खुलेंगे। इन सब के अलावा अगर देश के सबसे बड़े राज्य यूपी की बात करें तो यहाँ 31 मई की सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन है। अभी यहाँ पर लॉकडाउन बढ़ने या अनलॉक करने की कोई भी प्रक्रिया जो है तय नहीं हुई है कि अनलॉक होगा या नहीं होगा। हालांकि सूत्र बताते हैं कि जून के पहले हफ्ते से लॉकडाउन में ढील मिल सकती है। फिर भी नाइट कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू लागू रहेगा। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो देश में भले ही कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, लेकिन तीसरी लहर का डर अभी भी बना हुआ है, जिसे लेकर राज्य अपने स्तर पर लॉकडाउन और अनलॉक पर विचार कर रहे हैं। तो बता दें कि कोरोना संक्रमण जिस तरह से दूसरी लहर बेकाबू और घातक साबित हुई है, पहली लहर से ज्यादा दूसरी लहर घातक है, लेकिन इस बीच अब कई राज्य ऐसे हैं जो अनलॉक की प्रक्रिया शुरू करना चाह रहे हैं। कई राज्यों ने ऐलान भी कर दिया है कि किस तारीख से अनलॉक होगा। दिल्ली में 7 जून तक हालांकि लॉकडाउन बढ़ा दिया है, लेकिन 31 मई से राहत मिलने की संभावनाएं जताई जा रही है। सीएम का कहना है कि धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और जनता को राहत दी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर क्या ये सही समय है लॉकडाउन का? सरकारें इस पर क्या कहती हैं, इस पर विचार किया जाएगा। आज इसी बात पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ पैनल भी जुड़ेगा, उनसे तमाम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल की जो खबर सामने आ रही है वो यही कि अनलॉक पर विचार किया जा रहा है। कई राज्य ऐसे हैं जहां पर अनलॉक पर विचार किया गया है और तारीख भी बता दी गई है कि इस तारीख से अनलॉक किया जाएगा। लेकिन कई राज्य अभी भी ऐसे हैं जो छूट देने की सोच उनकी फिलहाल नहीं है। छूट देने की प्रक्रिया उन्होंने तय नहीं की है और ना ही वो आगे अभी छूट देने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। तो इस बीच महाराष्ट्र में भी 15 दिन का लॉकडाउन बढ़ना तय माना जा रहा है, यानी 15 जून तक महाराष्ट्र में लॉकडाउन बढ़ सकता है। यूपी में अभी कुछ भी तय नहीं किया गया है, क्योंकि योगी सरकार फिलहाल इस पर फैसला नहीं लिया है उन्होंने, इसलिए अभी यूपी में नहीं तय है कि लॉकडाउन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, लेकिन 31 मई से राहत दी जाएगी। कई ऐसे राज्य हैं जिन्होंने राहत देने का ऐलान कर दिया है, लेकिन कई ऐसे राज्य भी हैं जो फिलहाल राहत देने के मूड में नहीं है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है हमारे सामने कि क्या ये वाकई सही समय है लॉकडाउन को खोलने का, अनलॉक की प्रक्रिया को शुरू करने का? और दूसरा सवाल अगर हम देखें तो ये भी अभी कयास लगाए जा रहे हैं कि हर राज्य का, हर अलग राज्य है और हर राज्य की अपनी लॉकडाउन अनलॉक की प्लानिंग है। तो क्या वाकई अलग अलग राज्य अलग अलग लॉकडाउन की जो अनलॉक की प्लानिंग कर रहे हैं वो वाकई सही है या नहीं, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। एमपी में 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी। कोरोना संक्रमण लगातार फिलहाल
ब्रेक लग गया है कोरोना संक्रमण पर। लगातार जिस तरह से वो बढ़ता नजर आ रहा था, अब उस पर रोक लगी है, संक्रमण दर घट गई है और आंकड़े भी, हालांकि जो केसेस है नए संक्रमण के वो भी कम आ रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके मौतों का आंकड़ा थमता नजर नहीं आ रहा है। मौतों का आंकड़ा अभी भी 3 से 4 हजार के बीच ही घूम रहा है। तो इस बीच सबसे बड़ा खतरा लोगों में फिलहाल अभी भी बना हुआ है, क्योंकि मौतें बहुत ज्यादा इस समय भी हो रही हैं। मौतों को किस तरह से कंट्रोल किया जाए, इस पर सरकार की क्या रणनीति है, इस पर भी विचार करेंगे। महाराष्ट्र में लॉकडाउन 15 दिन के लिए बढ़ना तय माना जा रहा है। सभी राज्यों की हमने आपको बात बताई, किस राज्य में कौन सी सरकार ने अनलॉक की प्रक्रिया जो है वो शुरू करने का ऐलान किया है। दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया का ऐलान केजरीवाल ने कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने यहां 7 जून तक लॉकडाउन बढ़ना तय माना जा रहा है। 7 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा भी दिया गया है, लेकिन 31 मई से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी। 31 मई से 2 तरह की छूट मिलेगी। पहली तो इंडस्ट्रियल एरिया में 4 दीवारी और कैंपस में मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन यूनिट चलाने की इजाजत, और दूसरी वर्क साइट के भीतर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो सकेगी। बात मध्य प्रदेश की करें तो 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी। नाइट कर्फ्यू और रविवार को जनता कर्फ्यू लागू रहेगा। हिमाचल प्रदेश में 31 मई से सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक सभी दुकानें खोलने की इजाजत रहेगी, लेकिन शनिवार और रविवार को सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़ी दुकानें जैसे मेडिकल स्टोर वगैरह ही खुलेंगे। यूपी में फिलहाल कुछ भी तय नहीं है। अब बात उन राज्यों की कर लेते हैं जिन्होंने लॉकडाउन को बढ़ा दिया है लेकिन अनलॉक की प्रक्रिया शुरू नहीं की है। तो अनलॉक पर विचार किया जा रहा है, लेकिन प्रक्रिया किस तरह से शुरू होगी, अलग अलग राज्य किस तरह से इस प्रक्रिया पर कार्रवाई करेंगे, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ पैनल तमाम मौजूद है। प्रदीप जी हमारे साथ बीजेपी से मौजूद है और लखपत बटोला जी हमारे साथ कांग्रेस से मौजूद है। आप दोनों का स्वागत है सर एएनबी न्यूज पर। सबसे पहले भटनागर जी आपके पास आना चाहूंगी, क्या वाकई ये सही समय है अनलॉक की प्रक्रिया शुरू करने का? क्योंकि तमाम जहां पर बीजेपी शासित है अनलॉक की प्रक्रिया वहां पर कहा गया है कि जल्दी शुरू होने जा रही है और तारीखों का भी ऐलान कर दिया गया है। धन्यवाद। आप डिबेट रखिए। विषय बहुत आज जो विषय है इस विषय पे मैं ये शुरुआत करूंगा कहने की, लेकिन जितने भी प्रदेश सरकार है, चाहे वो भाजपा शासित हो चाहे वो शासित हो या अन्य पार्टी, जिन्होंने भी लॉकडाउन खोलने का डिसीजन लिया है या दे रहे हैं, मापदंडों से गुजरने के बाद, विशेषज्ञों से बात करने के बाद उन चीजों पे आ रहे हैं। ये नहीं है कि अपने डिसीजन लिया और लॉकडाउन खोल दिया, ऐसा कहीं नहीं है। केंद्र सरकार से भी अनुमति है उस विषय को लेकर। पहले पूरा प्रपोजल दिया जाएगा कि भाई हम लॉकडाउन खोलना चाहते हैं और हमारी कंडीशन ये है देश की और हमारी ये तैयारी, क्योंकि अगर हम लॉकडाउन खोलते हैं तो हमें जो दूसरी लहर चल रही है उससे भी तैयार रहना पड़ेगा कि इसके क्या हमारे के फलस्वरूप क्या निकलेगा। अगर हम लॉकडाउन खोलते हैं तो उसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। पहली चीज देखिए, कई चीजों में अभी फिर से ढील आ गई है। एक्चुअल में क्या, सरकार जो गाइडलाइन जारी करती है हमारे भारतवर्ष की, जो हमारे साथी जनता, माँ बहन भाई जितने भी हैं, वो उसे फॉलो नहीं करते हैं। सरकार कोई भी गाइडलाइन जारी करती है, हमारा भारत का नागरिक उसे बहुत ढीले उससे लेता है, उसे पूरी तरीके से फॉलो नहीं करता है। और उसको फॉलो करने के लिए जो हमारी जितने भी साथी पार्टियां हैं वो कभी इन चीजों में साथ नहीं देती हैं कि उन्हें भी ये कहना चाहिए अपने कार्यकर्ताओं से और अपने डिबेटों के अंदर कि आप किस लिए, सरकार जो भी गाइडलाइन जारी कर रही है, चाहे वो लॉकडाउन खोलने के लिए हो, लॉकडाउन बंद करने के लिए हो, स्वास्थ्य के लिए हो, घर से ना निकलने, उसको फॉलो करें। क्योंकि जो आपने उनके सरकार भेजी है वो आपके लिए चिंतित है। और जो गाइडलाइन जारी कर रही है रोज चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, गूगल के माध्यम से, जितनी भी चीजें हम निकाल रहे हैं, सरकार निकाल रही है, उसको फॉलो करना चाहिए, मगर हमारी जनता फॉलो नहीं करती है। अगर फॉलो करना शुरू कर देना तो हम तो, हमारे यहाँ कोई घटनाएं ना हो। देखिए ना, अभी भी घटनाएं, मरने की दर जो है अभी भी कम नहीं है और महाराष्ट्र नंबर 1 पे चल रहा है। ये बड़ी चिंता की विषय की मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र इतना आगे क्यों चल रहा है मृत्यु दर पे, ठीक है, बहुत चिंता का विषय है। ठीक है भटनागर जी। लखपत जी आपके पास आना चाहूंगी, क्या वाकई कांग्रेस भी इसके समर्थन में है कि अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए? के हाथों में है कि जिस तरह की परिस्थितियां हैं वो अपनी समीक्षा करते हैं और समीक्षा के बाद ये फैसला लेते हैं। मैं समझता हूँ तो वो सरकार की इच्छा पे, लेकिन सरकार जल्दबाजी ना करे।
लोगों का जीवन जितना लॉकडाउन लोगों ने 10, 15, 20 दिन देखा है, एक हफ्ता 2 हफ्ता देख सकते हैं, और देख करके यदि सामान्य स्थिति बनती है तो वो सरकार के हाथ में बाकी। लेकिन मेरे मित्र बीजेपी के साथी कह रहे थे कि अब ये जनता को ही दोष देने लगे हैं, आज तक तो विपक्ष को दोष देते। अरे भाई, जिस देश का प्रधानमंत्री क्या कहते गाइडलाइनों का पालन नहीं करते हो, जिस देश गाइडलाइन का पालन नहीं करते हो, चैनल पे आकर के कहते हैं 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, बंगाल में जाके कहते मुझे आदमी दिखाई दे रहे हैं। गृह मंत्री जी प्रदीप भटनागर जी आपके पास एक बार फिर से फिलहाल उनका स्टार्टिंग कमेंट ले लें प्लीज, एक बार उनका स्टार्टिंग कमेंट ले लें, उसके बाद आप बोलिएगा। शुरू करा ना बटोला साहब ने, इसलिए थोड़ा सा मैंने कहना चाहा। जी सरकारी गाइडलाइन माने। जी ठीक है, पहले एक बार उनसे स्टार्टिंग कमेंट ले लें सर, उसके बाद मैं आपके पास फिर से आऊंगी। लखपत जी, जो सरकार गाइडलाइन देती है, चैनलों पे आके प्रधानमंत्री जी कहते हैं 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, और 2 घंटे बाद बंगाल में जाके कहते हैं कि मुझे आदमी दिखाई दे रहे हैं। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री स्वयं मास्क पहन के न जाते हो, गृह मंत्री जी रैलियां करते हो, जेपी नड्डा जी रैलियां करते हो और मास्क न पहनते हो, और आप दोष जनता को देंगे। आज तो आप कहेंगे जो महामारी है वो तो भारत की जनता लाई है, ये इसका निवारण भारत की जनता को करना। जो मरे, अरे माने भर मेरे देश का एक आदमी खोया है, और ये आंकड़े जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर और दुनिया में हमारी भर पिट रही, इसको लेकर के वो निश्चित रूप से सरकार की विफलता है। मैं एक चीज आपसे कह सकता हूँ, लोगों ने अपने बच्चे खोए, अपने बीवी खोए, अपने परिवार खोए, उनका दर्द समझिए, उनकी पीड़ा समझिए। और आपने जो सरकार की वजह से, जो ऑक्सीजन सप्लाई न होने की वजह से जो नरसंहार हुए हैं, सैकड़ों लोग मर गए हैं, गंगा की स्थितियां आपने देख दी, वो चीज जुटलाई जा सकती है? आप केवल सत्ता में 8,500 करोड़ के जहाज को बैठने के लिए हैं सत्ता में, केवल सेंट्रल विस्ता बनाने के लिए 20,000 करोड़ का बनाने के लिए आप सेंटर में केवल मलाई खाने के लिए सत्ता में बैठे हैं। स्वास्थ्य सेवाएं कौन सुधारेगा? दवाइयां नहीं मिल पाए, लोग ऑक्सीमीटर नहीं मिल पा रहे, लोगों को बेड नहीं मिल पा रहे थे हॉस्पिटलों में। तब प्रधानमंत्री जी पहले तो रैलियां कर रहे थे बंगाल 5 राज्यों में, उसके बाद बैठ करके घर के अंदर बैठ गए। जब रेशियो कम हो गया, मैं आज भी कह रहा हूं आपसे कि हिंदुस्तान का आज प्रत्येक आदमी लगभग 90% आदमी संक्रमित होकर स्वतः ही ठीक होने की स्थिति में। आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ है। मैं एक चीज कह, जिम्मेदारी सरकारों की है, इसीलिए आपको चुना गया है, आपको गार्जियन बनाया गया। सरकार माँ बाप होती है, सरकार की जिम्मेदारी है। अरे कभी जिम्मेदारी लेना सीखे, केवल दोष मत डालिए जनता पे। उस गरीब जिस जनता को आपने बेरोजगारी दे दी, जिस जनता, सुन लीजिए, जिस जनता को बेरोजगारी दे दिया, भुखमरी दे दिया आपने, जिस जगह सड़कों पे छोड़ दिया, लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है, और आप केवल आराम करने के लिए बैठे मान्यवर। ठीक है लखपत जी, अब उनसे जवाब ले लेते हैं। प्रदीप भटनागर जी, क्या आप सिर्फ मनमानी करने के लिए बैठे हैं? कांग्रेस के प्रवक्ता ये कह रहे हैं, जवाब दीजिए। साहब जो बैठे हैं कांग्रेस के बटोला साहब, आप देखिए कि मैं तो सोच रहा था कि आपके उच्चारण बड़े महान होंगे, और आपके जो उच्चारण होंगे भारत के लिए और जनता के लिए जो मैंने बोले बड़े अच्छे होंगे। मगर बड़े अफसोस की बात है कि आप और आपके जितने बड़े नेता उपाध्यक्ष हैं वो एक ही गीत गाते हैं बैठ के टीवी पे। बड़े शर्म की बात है। मैंने एक भी राजनीतिक बात नहीं करी, मैंने जो भी शुरुआत करी। आपने जितनी बातें करी, बंगाल पहुंच गए, गुजरात पहुंच गए, मोदी जी पहुंच गए, चलिए अच्छी बात है, ये आपका चरित्र है, मैं नहीं बोलूंगा इस विषय पे। देखिए समय है, इस समय जनता को दोष देना मान्यवर। नहीं बटोले साहब, मैं आपकी बात का समर्थन करता, करो एक बात भी अच्छी करी होती ना आपने भारत के लिए या देश जनता के हित के लिए, तो मैं बड़ा अच्छा लगता है। भारत की बात मत कीजिए, भारत की बात करो, भारत की जनता की बात कीजिए, उस गरीबी की बात कीजिए, उस भ्रष्टाचार की बात कीजिए, उस सेवाओं की बात कीजिए जिनको आपने नरसंहार करके मर के डाल दिया है। आपने सड़कों में फेंक दिया, नालों में फेंक दिया, लोगों को दवाइयां नहीं मिली, ऑक्सीमीटर नहीं मिल पाए, ऑक्सीजन नहीं मिल पाए। प्रदीप भटनागर जी, स्थिति को जुटवाया तो नहीं जा सकता, तमाम स्थिति हमने भी देखी है और आप सबने भी देखी है, गंगा में किस तरह से शव बह रहे थे। इस पर बोलने के लिए आप क्या कुछ कहेंगे? ठीक है लखपत जी जवाब ले लेते हैं उनसे। सुशे बता देता हूँ, आदरणीय लखपत साहब जहां से आते हैं पहाड़ों पे से, इन्हें भी पता है कि वहां दाह संस्कार किस तरीके से होता है। इनको शायद मुझे ज्ञान देना नहीं पड़ेगा, इन्हें अच्छी तरह पता होगा कि कैसे कई किलोमीटर पहाड़ से नीचे उतर के आना पड़ता है दाह संस्कार के लिए, यही पता है। और कैसे कंधों पर लकड़ी लेके पहाड़ पे उतरते हैं, ये भी इन्हें पता होना चाहिए। ये जो आज ज्ञान बैठा, देखिए भारत के अंदर जो भी हिंदू शास्त्र, हिंदू धर्म के अनुसार जो दाह संस्कार ये होता है और होता रहा है, हम नहीं कह रहे,
ये मीडिया छाप रहा है, रोज अखबार में छाप रहा है, आप पढ़िए, ज्ञान मिल जाएगा। जितने भी जो गंगा जी के किनारे दफनाए गए हैं वो आज नहीं, वो हर वर्ष की तरह होता जा रहा है। क्योंकि हमारे गांव देहात के अंदर जो भेड़ चाल पुरानी चली आ रही है, उसके उद्देश्य से सांप ने काट लिया तो जमीन में दफनाना है, बाल है तो जमीन में दफनाना है, वो भी कहीं है। मैं मानता हूं कि कोरोना के भी दफनाए गए, मगर ये नहीं कि आप पूरी चीजों को झुटला दें आप और बैठ कर सही ज्ञान ना दें। क्योंकि आप झूठ का पिटारा जो लेके चलते हैं, जो आपके जो टीचर हैं आदरणीय राहुल गांधी जी, उनके उसमें मत चला करिए। मैं यही नहीं आपको आवेदन करना चाहता हूँ। ठीक है, जवाब ले लेते हैं लखपत जी। क्या जी, बताइए बताइए, आप ही के पास में आ रही थी जी। राहुल गांधी का वो कह रहे हैं कि उनका आप साथ मत दीजिए। पहली बात है, जिस देश के मैं आप ये इनसे कहना चाह रहा हूं, पहले तो गंगा के अंदर जो लाशें बह रही थी और जो गंगा लोगों के शवों से कफन निकाले गए, ये क्या आज से पहले हुआ है? पहली बात। दूसरी बात, हिंदुस्तान के लोगों से बनता है। हिंदुत्व धर्म, सनातन धर्म की आप बात करना चाह रहे हैं, अब इस सनातन धर्मियों के कफन लेके आप जलाने का काम कर रहे हैं। लखपत जी एक मेरे सवाल का जी एक मिनट मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। आपने कहा कि हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों से बनता है, उसके बाद भी भारत महान नहीं है, भारत बदनाम है, इस तरह के जो भाषण है वो आपकी तरफ से आते हैं। आपकी सरकार के, आप ही की पार्टी के पूर्व सीएम जो हैं वो इस तरह की बातें करते हैं, ये कहां तक सही है सर? आज मेरा देश बदनाम है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या छापा है? एक मैं आपसे छोटा सा उदाहरण कोट करना चाहता। एक गुजरात का सबसे पुराना अखबार था संदेश। संदेश अखबार ने प्रत्येक शमशान घाटों में जा करके और जहां हॉस्पिटल थे वहां पे अपने रिपोर्टरों को लगा करके एक दिन में सरकार के 190 आंकड़े हैं मरने वालों की, और संदेश अखबार कहता 4200 लोग मरे हैं। और उन्होंने रिकॉर्ड दिखाया, नाम दिखाया, जो शमशान घाटों में नाम लिखे जाते हैं, ये अंतर है। आज दुनिया कह रही है कि 42 लाख से ज्यादा हिंदुस्तान में कोरोना से मरे हैं। आज हिंदुस्तान कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को हिंदुस्तान की जनता की चिंता नहीं, अपनी छवि की चिंता है। आज दुनिया के सबसे विफल प्रधानमंत्री जो कोरोना से, जिन्होंने कोरोना की रोकथाम के लिए करना था, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं। आज मेरे देश की जीडीपी बांग्लादेश और पाकिस्तान से पीछे चले गई। आज मेरे देश को भीख मांगने पड़े, रेमडेसिविर से लेकर ऑक्सीमीटर तक भीख मांगनी पड़े। ये हिंदुस्तान की बदनामी नहीं, क्या हम प्रधानमंत्री की बदनामी? बताइए प्रदीप भटनागर जी, क्या ये हिंदुस्तान की बदनामी है या नहीं है? हिंदुस्तान की बदनामी नहीं है जी, ठीक है, जवाब ले लेते हैं उनसे। मेरे हिंदुस्तान की बदनामी है जी, ठीक है लखपत जी, ठीक है, जवाब ले लें उनसे। प्रदीप भटनागर जी बताइए, क्या ये सब चीजें वाकई हिंदुस्तान की बदनामी नहीं है? मैं बिल्कुल यही सोच रहा था कि हमारे कांग्रेस के नेता अभी ओछी बोली पे क्यों नहीं आए और ओछा क्यों नहीं बोला, और आगे ओछेपन भी बड़ी अच्छी बात है। मुझे उम्मीद थी इनसे कि इन्होंने कितना नाम रोशन करा है भारतवर्ष का, जो चाइना की तारीफ करना, पाकिस्तान की तारीफ करना, जो भारतवर्ष की बदनामी की बात कर रहे हैं, ये वही भारतवर्ष है। सुनिए श्रीमान, मैं बताता हूं, सुनो ना की बात करें, सुन लीजिए। सबसे ज्यादा आप एक्सपोर्ट चाइना से कर रहे हैं। आप भारत को पता है 90% ठीक है जी। लखपत जी देखिए, लखपत जी आप चाइना की, अगर देश को आगे चलना है तो हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना होगा। हर देश दूसरे देश से व्यापार करता है, इस तरह की तमाम चीजें होती है, और किसी भी देश से अगर हम चीजें ले रहे हैं वो फिलहाल गलत नहीं है। राजनीति ओछी बात करने में आगे आना था, मुझे बताता है। देखिए, अब जो कोरोना काल के अंदर आपने भारतवर्ष ने जितने भी देशों की पिछले कोरोना काल के अंदर मदद करी, आपके बिना आवाज दिए उन देशों ने हवाई जहाज उड़ा दिया आपकी मदद के लिए। ये आपकी मित्रता, ये आपका प्यार था जो आपने विभिन्न देशों से बनाया। और आज भी जितने भी बाहर कंट्रियों में लोग मरे हैं, उससे फिर भी दर बहुत कम है भारतवर्ष के अंदर। और मुझे पता था कि ये जो कांग्रेस का नेता बैठा मेरे सामने, ये न्यूयॉर्क टाइम की बात जरूर करेगा, मुझे पता था जरूर, क्योंकि जो जिसके शिक्षक, जिसके टीचर राहुल गांधी हैं। अरे भाई सुन लो भटनागर साहब, देश की जांच करो,
पूछ लो आप मेरी व्यवस्थाएं क्योंकि भीख नहीं माननी पड़ती हिंदुस्तान को। आपकी वजह से भीख मंगा बना दिया हिंदुस्तान को। पाकिस्तान यहाँ मदद कर रहा है, बांग्लादेश ये बता दे, मदद कर रहा है। अरे क्या पाकिस्तान मदद करेंगे? पाकिस्तान की आधे से लोगों ने मदद करी। आप उसकी बात करते हैं, उसकी बात करते हैं, शर्म आनी चाहिए। आपके मुंह पे आई कैसे बात की? आपने बात कैसे करी? आपने भारत को हिंदुस्तान के बदनाम कर रही है। भारतवर्ष कभी ना तो बदनाम था और ना कभी है। ये भारतवर्ष को है, वैसी शिक्षा दुनिया को दी है। प्रदीप जी और लखपत जी, आप दोनों से ही मैं उम्मीद ये करती हूँ कि आप फिलहाल जो भाषा है उस पर संयम रखें। और ठीक है, इस तू मैमे से बाहर निकलते हैं सर जी, ठीक है, सुनिए, इस तू मैमे से बाहर निकलते हैं। प्रदीप जी, आप मेरे सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए कि क्या वाकई ये समय सही है, हमें इस समय अनलॉक कर देना चाहिए? क्योंकि फिलहाल जो मौतों का आंकड़ा है वो नहीं थमा है, संक्रमण कम हुआ है लेकिन मौतें अभी भी 3000 4000 के बीच में चल रही हैं। क्या वाकई अब समय आ गया है कि अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए? क्योंकि हम इंतजार थोड़ा और कर सकते हैं, बेहतर होगा इंतजार करना तीसरी लहर आने से। चीजें भटनागर साहब कह रहे हैं, सर हम जो लॉकडाउन इस देश के सरकार से सवाल पूछना गुनाह है क्या? नहीं, देखिए लखपत जी, सरकार से सवाल पूछना गुनाह नहीं है। आप विपक्ष में हैं, आपका पूरा फर्ज बनता है सवाल पूछने का। बिल्कुल पूछिए और आपको जवाब भी देना होगा। विपक्ष छोड़ दे, देश की जनता सवाल नहीं पूछ सकती है। नेता बैठे मेरे सामने, एक बात जवाब देने के लिए तैयार हो और बैठा बैठो, मगर सुनने की क्षमता होनी चाहिए। इसका जवाब भी लेंगे लखपत जी उनसे, उन्हें बोलने दीजिए एक बार, उनका जवाब भी ले लेते हैं। बताइए सर। देखिए आपने जो लॉकडाउन की बात विषय करी खोलने की, आप देखिए कि सबसे ज्यादा मृत्यु दर कहाँ चल रही है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और उत्तर प्रदेश में भी जो लहर आ रही है लास्ट में। मगर क्या है कि लॉकडाउन खोलना, देखिए जीविका लोगों को जीनी है और पैसे के लिए, जीविका के लिए चाहिए पैसे, अर्निंग चाहिए। और अर्निंग के लिए सरकार को सोचना पड़ेगा कि लोगों के व्यापार बंद है, बहुत बड़े बड़े शोरूम बंद है, लोगों के नुकसान हो रहा है बंद दुकानों में, बंद शोरूम के अंदर। प्रदीप जी, आपकी उसके बारे में सोचना है जी, आपकी मैं खत्म कर रहा हूँ, जी, आप करिएगा। एक सवाल आपकी इस बात से मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ कि जीविका चलाने के लिए लॉकडाउन खोलना, अनलॉक करना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर इस अनलॉक की वजह से तीसरी लहर का सामना अगर हमें करना पड़े तो वो तो सही नहीं है ना सर। हम हफ्ते का इंतजार और कर सकते हैं, 10 दिन का इंतजार और कर सकते हैं, उसके बाद खोल सकते हैं, क्योंकि जो मौतों का आंकड़ा है वो फिलहाल कंट्रोल में नहीं है। मैं जो आपने बोला, मैं वही इस बातों पे आ रहा था, मैं उसी पे कह रहा था। देखिए जो लॉकडाउन खुलने हैं, जैसे मापदंड दिल्ली ने शुरू करा है कि औद्योगिक क्षेत्र खुलेंगे और वो मापदंडों से खुलेंगे, तो ठीक है। जब तक आप एक एक चीज को खोलेंगे, क्या होगा कि आपको चीजें दिखाई देने लगेंगी, हमारा कोरोना में क्षति हो रही है या हमारे को ठीक चल रहा है। एक एक इकाई को खोल के देखा जाए। उत्तर प्रदेश ने अभी तक नहीं खोला है और सबसे ज्यादा जो बहुसंख्या है उत्तर प्रदेश की है। अब अगर हम चले महाराष्ट्र की तरफ, महाराष्ट्र के अंदर जो बहुसंख्या है वो उत्तर प्रदेश से भी आधी आती है। मगर देखिए वहां पे भी आज भी सबसे ज्यादा मृत्यु दर है रोज की 24 घंटे की। वो क्यों कंट्रोल नहीं हो रहा? अगर उद्धव ठाकरे को परेशानी है तो और जितने प्रदेश की सरकार है उनसे शिक्षा लें या उनसे पूछें, उनसे सीखें। क्यों हानि नहीं है? आप मुख्यमंत्री बैठे हैं, अगर आप किसी सलाह मशवरा करेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हर प्रदेश एक दूसरे प्रदेश की मदद करने के लिए बैठा है। ठीक है, मगर मैं समर्थन नहीं करूंगा अभी कि अभी लॉकडाउन खुले। ठीक है, आप भी समर्थन नहीं कर रहे हैं इस चीज का। ठीक है, लखपत जी आपके पास आना चाहूंगी। आप मुझे इसी सवाल का जवाब दीजिएगा कि क्या हमें थोड़ा और इंतजार करना चाहिए? आपने खैर शुरुआत में भी ये बात बोली, लेकिन हमें इंतजार कितना और करना हो सकता है? क्योंकि देखिए आंकड़ा अभी भी नहीं थमा है, संक्रमण अभी हालांकि थोड़ा कम हुआ है, लेकिन कयास ये लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है जो आंकड़े हैं वो एक बार फिर से बढ़ जाए। जी निश्चित रूप से आपने बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि संक्रमण की जो स्थिति आज है वो शहरों से गांव की ओर ज्यादा है। और गांव के हमारे पास शहरों के आंकड़े ठीक ढंग से नहीं थे, तो गांव के आंकड़े हमारे पास कहां से होने? ये मैं व्यक्तिगत रूप से समझता हूं कि सरकारों को समीक्षा करनी चाहिए और एक पारदर्शी समीक्षा करनी चाहिए। राजनीतिक समीक्षा न की जाए और क्योंकि जनता से, देश से जुड़ा हुआ सवाल है, एक समीक्षा करे। उन्हें लगता है कि बिल्कुल कंट्रोल में है, संक्रमण कंट्रोल में है, तो निश्चित रूप से वो
फेज वाइज खोल सकते हैं, ये हमारी राय है। बाकी से सरकार को इंतजार करना चाहिए कि भाई जब तक कंट्रोल में सरकार बिल्कुल नियंत्रण में न लाए इसको, तब तक सरकार लोग कुछ दिन इंतजार करने के लिए मानसिक रूप से तैयार है। और बार बार फिर हम खोलेंगे, फिर बंद करेंगे, फिर खोलेंगे, फिर बंद, तो उसमें लोगों को बहुत सारी परेशानियां होती हैं। एक बार कुछ दिन के लिए यदि संक्रमण को नियंत्रण में किया जाता है और वैक्सीनेशन तेजी से किया जाता है और जितने भी मेडिकल सुविधाएं उनको बढ़ाने का काम हमारी सरकारें करती हैं, तो वो बहुत बेहतर है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये होता है, मेरे मित्र भटनागर साहब कह रहे हैं, भटनागर साहब मैं एक चीज कह रहा, देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी देश के लिए, लेकिन सरकारें चुनिए, माननीय प्रधानमंत्री जी से कांग्रेस का नेता छोड़ दीजिए, एक आम आदमी भी 302 वोट सीटें इसलिए दी गई है मान्यवर कि मेरे देश का प्रधानमंत्री मजबूत होंगे, विदेश से लेकर देश में मजबूती से फैसला लेंगे। इसलिए नहीं लिया गया है कि लोग ऑक्सीजन के बगैर मर जाए, इसलिए नहीं लिया कि रेमडेसिविर के बगैर मर जाए, इसलिए नहीं जाए ऑक्सीमीटर न मिले लोगों को, और छोड़ दिया और तो लोगों को डोलो नहीं मिल पड़े। ये स्थिति मेरे देश की जो बनी है मान्यवर, और लोग सिलेंडर लेके गले में जा रहे हैं, ये स्थिति विदेश देख रहा, आज छुपा नहीं सकता किसी से। और देश की यदि हमें चिंता है, देश की आपको चिंता होती तो मेरे देश का आपको जान के ताज होगा, जीडीपी से ज्यादा कर्जे में प्रधानमंत्री ने देश को डुबा दिया है। और एशिया के सबसे जमाने से जो जीडीपी है वो मेरे देश के इस समय, सबसे ज्यादा बेरोजगारी मेरे देश के अंदर हो चुकी है, भूखमरी की स्थिति सबसे ज्यादा मेरे देश के अंदर है। तो हम देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछेंगे, नहीं पूछेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपके सवाल का जवाब भी ले लेते हैं, उन्हीं की पार्टी से प्रवक्ता बैठे। जी लखपत जी, ठीक है जी। और देश की आप बात करना चाहते हैं, 527 रियासतों को मिला के हिंदुस्तान कांग्रेस ने बनाया है। आप लोगों ने तो माफी मांगी थी अंग्रेजों से, उनकी चरण वंदना करते थे आप लोग। आप देश की बात और हिंदुस्तान की बात, हिंदुस्तान की चिंता करनी है तो हिंदुस्तानियों की चिंता कीजिए, हिंदुस्तान स्वयं मजबूत होगा। ठीक है लखपत जी, ठीक है। अब आते हैं प्रदीप जी के पास, आपके तमाम सवालों का जवाब ले लेते हैं। प्रदीप जी, ठीक है प्रदीप जी। बिल्कुल आदरणीय पटोला जी, मैं आपको कुछ बोलूं, सुनिए, आपकी हर बात का जवाब दूंगा। देखिए ठीक है, आप खूब चीताकाशी कीजिए, आपका अधिकार है, आप प्रधानमंत्री जी को गाली भी नहीं चुके, डंडे से मारने से भी नहीं चुके, कोई दिक्कत नहीं है, हम भी उसके लिए भी राजी है। तो अगर आप लोग व्यक्तिगत बातें पे क्यों भी दूर भाग जाते हैं? आप एक जिम्मेदार कांग्रेस के नेता यहाँ बन के मेरे साथ बैठे हैं, आप महाराष्ट्र के बारे में क्यों नहीं बताते हैं? आप राजस्थान के विषय में क्यों नहीं बात करते? आप पंजाब के विषय में क्यों नहीं बात करते? आप पांडिचेरी के विषय में क्यों नहीं बात करते? तमिलनाडु के विषय में क्यों नहीं बात करते? केरला एक छोटा सा प्रदेश है, उसमें इतनी ज्यादा क्या नाम मृत्यु हो रही है, आप उसके विषय में क्यों नहीं बोलते हैं? ठीक है, मैं कहता हूँ सारे जितने भी गलतियां, जितने भी दुश्मनी, ठीक है, आदरणीय मोदी जी के साथ है, आप खूब बुराई कीजिए, गाली दीजिए, आपका अधिकार है, मगर आपकी लैंग्वेज भी बहुत बदती हो चुकी है कांग्रेस नेताओं की, मुझे पता है, कोई आपत्ति नहीं है। आदरणीय राहुल जी तो बोलते हैं, पिता जो उनके पिता की उम्र से भी कुछ बड़े ही होंगे, उनके विषय में किस तरह बोलते हैं आदरणीय राहुल गांधी जी, वही सीख हमारे जितने भी कांग्रेस के नेता प्रवक्ता आते हैं उसी लैंग्वेज में बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, मेरे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि कल मीडिया के माध्यम से बता दूं कि आदरणीय राहुल गांधी जी को भारत में केवल 2% लोग, केवल 2% लोग ही लाइक करते हैं। मैं ये भी बता दूं क्यों। राहुल जी का चाल चरित्र और भाषा को लेके ही उन्होंने अपनी ये परसेंटेज बनाई है। मैं ये भी थोड़ा चीजें दे दूं, ठीक है, आप खूब बुराई कीजिए, आप विपक्ष में बैठे, आपका ठीक है प्रदीप जी, मैं माफी चाहूंगी जी, प्रदीप जी मैं माफी चाहूंगी, एक बार फिर से आऊंगी आपके पास, अभी आपको रोकना पड़ेगा। फिलहाल हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर क्या कुछ कह रहे हैं, सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। श्रीमती प्रियंका गांधी वड्रा और हमारी कांग्रेस पार्टी कठिन परिस्थितियां हैं, इसके अंदर बहुत ही मेहनत से, बहुत फील्ड में घूम कर भी और पूरे स्टाफ के साथ इन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। ये कुछ खतरे से खाली नहीं है। बहुत से पत्रकार पिछले दिनों में हमारे बीच से चले गए, हमको छोड़ के चले गए, मैं उनको अपनी ओर से श्रद्धांजलि भी देता हूं और निवेदन करता हूं कि सब लोग सुरक्षित रहें, सावधानी पहले, बाकी सब बाद में। जान है तो जहान है, इसलिए सावधानी कोरोना की, भले ही कोरोना की सेकंड वेव डाउनवर्ड ट्रेंड पर है, लेकिन फिर भी सावधानी से न चूकें। ये ऐसी बीमारी है, इसका कोई भरोसा नहीं कि कब ये घूम फिर करके वापस पहुंच जाए। मित्रों, कोविड के संबंध में जैसे ने बताया कि दूसरी लहर जो
12 मई के आसपास पीक पर थी। प्रदेश में लगभग 15,800 केसेस बीच में एक दिन आए थे। उस समय 1,16,000 एक्टिव केसेस हो गए थे और उसके बाद जैसे उस समय आशा बन भी गई थी कि अब धीरे धीरे डाउनवर्ड ट्रेंड होगा और अब ये नीचे आ चुकी है। प्रतिदिन 2,000 से भी नीचे केसेस, कल 1,800 कुछ केसेस ही आए हैं और कुल मिलाकर जो कोविड के एक्टिव केसेस हैं वो भी हमारे 3,000 समथिंग हैं, तो 3,000 समथिंग ही रह गए हैं और मैं समझता हूं कि आने वाले एक सप्ताह में ये और डाउन जाए और कोरोना की इस तो हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर को आप सुन रहे थे। कोविड की स्थिति को लेकर वो तमाम समीक्षा बैठक कर रहे थे और आप सभी को बता रहे थे कि फिलहाल हरियाणा में कोविड की स्थिति क्या है। फिलहाल कहीं अनलॉक और कहीं लोग, इस तरीके के मुद्दे पर आते हैं। एक बार फिर से हमारे साथ गेस्ट तमाम मौजूद हैं। प्रदीप जी, आपसे ही मैं दोबारा सवाल लेना चाहूंगी। तमाम आरोप लगाए हैं भटनागर जी ने, माफ कीजिएगा लखपत जी ने आप पर, तमाम आरोप आपने भी सुने हैं और कितने संगीन ये आरोप हैं ये भी बताइए और फिलहाल अपनी बात पूरी कीजिए जो आप कह रहे थे। प्रदीप जी बात करी, देखिए आप भारत की होके आप भारत की, मैं समझता हूँ विश्व में आप एक जैसे ही कलंकित लोग होंगे कांग्रेस के, जो बैठ के भारत अपने देश की, अपनी मातृभूमि की, भारत माता की जो बुराई करते हैं, बैठ के बोलते हैं। आप जो टीवी पे बोल रहे हैं पूरा भारतवर्ष और पूरा विश्व है, यूट्यूब पे देखता भी है। आदरणीय पटोले साहब, आप खूब कीजिए, अच्छी बात है, मगर कम से कम मेरे देश की बुराई तो ना करो। ठीक है, मेरा देश गरीब है, ठीक है, मेरे देश में संसाधन की कमी है, अभी है, वो भी पूरी हो जाएगी। आपने बनाया, गरीब नहीं है, संसाधन की कमी नहीं है। सुनिए आपकी वजह से हुआ है। आप पार्लियामेंट जो यूज कर रहे थे उसमें जवाब जा रही है, देश की जनता बेरोजगार क्या उसमें जवाब दे भाई। सुनो ना, अरे खबर से सुना करो आप पे बड़ी गंदी आदत है, आप पीछे बोलते बहुत हैं आप बीच में, आप कांग्रेस से बड़ी गंदी आदत है आप लोगों के बीच में। मैं कह रहा हूँ मैं, आप जैसे लोग है ना बुराई करने के लिए, आप जैसे लोग है ना, और आपके समर्थक ममता बनर्जी है ना, कह रहा हूँ कि मंदिर के अंदर मुस्लिम इसको बना देती है, कह रहा हूँ आप जैसे समर्थक है ना ममता जी के, मुसलमान को ट्रस्टी बना देती है मंदिर का, बता रहा हूँ। आप जैसे लोग है ना राम मंदिर का छेड़ने के लिए, आप जैसे लोग है ना 70 को छूना मत। राहुल गांधी जी देश नहीं चल जाएगा, राहुल गांधी देश नहीं हो जाएगा, राहुल गांधी देश मुझे पता है आप किस टाइप के लोग हैं, मुझे पता है ना। तो आप प्रदीप जी और लखपत जी, तमाम आरोप प्रत्यारोप आप हमेशा ही लगाते रहते हैं। फिलहाल इस स्थिति से, इस तू में से बाहर निकलते हैं ना, मुद्दे की बात करते हैं। फिलहाल मुद्दा हम अनलॉक का उठा रहे हैं। प्रदीप जी ये बताइए कि अभी फिलहाल अगर हम अनलॉक की प्रक्रिया शुरू भी करते हैं तो हमारे पास जो कोरोना है उससे बचने का सबसे बड़ा हथियार है वैक्सीन। वैक्सीन आपने दिसंबर में, सुनिए, वैक्सीन आपने कहा कि दिसंबर तक में आएगी, दिसंबर में आएगी, तो उससे पहले की जो स्थिति है, आप अब अनलॉक भी करने जा रहे हैं, तो उससे पहले की स्थिति को कैसे निपटा जाएगा? मौतों का आंकड़ा कब थमेगा सर? वैक्सीन तो सबसे पहले चाहिए ना, वैक्सीनेशन पूरा हुए बिना प्रदीप जी नहीं हम कोरोना को संभाल पा रहे हैं, और तीसरी लहर का अगर हमें सामना करना पड़ गया तो स्थिति क्या होगी ये सोचकर भी डर लगता है। मैंने अभी बड़ा अच्छा सवाल करा था, शायद आपने रिपीट नहीं कराया इनसे। मैंने महाराष्ट्र की बात करी, नहीं बोला, राजस्थान की बात करी, नहीं बोला, मैंने केरला की बात करी, नहीं बोला। आज भी पेपर में और गूगल पे और न्यूयॉर्क टाइम में नंबर 1 पे नाम आ रहे हैं। मैं इसको क्लियर कर दूं, इस विषय में उन्होंने नहीं बोला। देखिए मैं आपकी बात पे आ रहा हूँ, उनका सवाल जरूर लेंगे, फिलहाल आप अपने सवाल का जवाब दें। हाँ, देखिए अनलॉक जो आप अनलॉकिंग करना चाह रहे हैं, राज्य सरकारों को इस चीज का कंट्रोल दे रखा है कि आप अपने प्रदेश की स्थिति देखिए और डिसीजन लें। जैसे प्रदेशों ने लॉकडाउन लगाने के लिए डिसीजन लिए, उसी प्रकार लॉकडाउन खोलने के लिए भी प्रदेश सरकारों को गहनता से नजदीक तक जाकर करना कि आपकी तैयारी क्या है। जैसे आज की डेट में जितने भी उत्तर प्रदेश के अंदर चीनी मिले हैं, सब के अंदर ऑक्सीजन प्लांट चालू हो चुके हैं। 350 प्लांटों के अंदर आधे प्लांट चालू हो चुके हैं और भी कुछ चालू हो जाएंगे एक सप्ताह के अंदर। जिस तरह मेरे पास आंकड़े हैं और मैं आंकड़ों पे बात करूंगा, चाहे वो राजस्थान हो, वही बात करेंगे। ये जितने मध्य प्रदेश ले जाइए, कहीं चलिए, आज के टाइम में जहां भी ऑक्सीजन प्लांट होगा तो लगभग 90% तक काम पूरा हो चुका है। और सरकारें अपनी चीजें खुल के मीडिया के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से सबको बता रहे हैं कि हम कितने सक्षम हैं। पंजाब क्यों नहीं बताता?
और आपका क्या नाम राजस्थान क्यों नहीं बताता? आप महाराष्ट्र क्यों नहीं बताता? केरला क्यों नहीं बताता? जवाब दीजिए लखपत जी, क्यों नहीं बताते आप इस तरह की स्थिति? तमिलनाडु क्यों नहीं बताता? ठीक है, आप जवाब ले लें प्रदीप जी। हाँ, ये आदरणीय मोदी जी पहुंच जाएंगे, सीधे जवाब नहीं देंगे स्टेटों का। जवाब दीजिए, राजस्थान की स्थिति पर कौन जवाब देगा? राज्य में आप काबिज हैं तो आपको जवाब देना होगा। राजस्थान इस देश से बाहर है, पंजाब इस देश के अंक हिस्सा नहीं है, राजस्थान इस देश का हिस्सा नहीं है। इसे केंद्र सरकार को ऑक्सीजन, सुन लीजिए अब मैं बताता हूँ, सुन लीजिए। वैक्सीन कौन देगा? राज्य सरकार, केंद्र सरकार वैक्सीन नहीं देगी, राज्य सरकार कहाँ से लगाएगी? केंद्र सरकार ऑक्सीजन सप्लाई नहीं करेगी, राज्य सरकार कहाँ से देगी ऑक्सीजन सप्लाई? क्या ये जिम्मेदारी केंद्र सरकार के हाथ में नहीं है? उससे आप भागोगे? यदि देश की कहीं भी स्थिति खराब है तो पहली जिम्मेदारी देश के प्रधानमंत्री की है, प्रधान सेवक की है। जो आप कहते हैं प्रधान सेवक की जिम्मेदारी है, केवल आप चैनलों पे आके भाषण देने के लिए नहीं है। यदि देश के अंदर ऑक्सीजन की कमी है, रेमडेसिविर की कमी है, देश के अंदर दवाई की कमी है और ऑक्सीजन की कमी है, आपको 2000 सुन लीजिए, पीएम केयर फंड किसने बनाया? मुख्यमंत्री केयर फंड बनाए लोगों ने। सारे देश का पैसा पीएम केयर फंड में इसलिए क्या कि आप बंगाल का चुनाव लड़ो। एक साल मई में, मार्च अप्रैल में आपने केयर फंड बनाया, प्रधानमंत्री केयर फंड बनाया, पैसा क्यों दिया नहीं गया? देश के अंदर जितने ऑक्सीजन प्लांट, दूसरी लहर खत्म होने वाली, आप कह रहे हैं अब ऑक्सीजन प्लांट लगेंगे। जब सैकड़ों लाखों लोग मर गए तब आप कह रहे भविष्य में लगेंगे, बनेंगे, होंगे, हम डॉक्टर लगाएंगे, ऑक्सीजन प्लांट लगाएंगे, हॉस्पिटल खोलेंगे, ये लगाएंगे, होंगे। आपने क्या किया ये जवाब दें। 3 लाख से ज्यादा लोग सरकारी आंकड़ों के हिसाब से इस देश के लोगों ने खोए हैं, उसका जवाब आप पे, उसका राजस्थान की बात करी, आपने जवाब नहीं दिया। पंजाब की बात करी, आपने जवाब नहीं दिया। महाराष्ट्र में जो मृत्यु दर बढ़ रही है, आपने इसका जवाब नहीं दिया। केरल का जवाब आपने नहीं दिया, तमिलनाडु का जवाब आपने दिया, आंध्र प्रदेश का जवाब आपने नहीं दिया। मैंने आपने कोई जवाब नहीं दिया और आपने बात सारी घुमा दी। आपने एकदम बात को मोड़ के दूसरी जगह तुमको मरने के लिए छोड़ देंगे। आप कांग्रेस की जितने भी हैं, मेरा निवेदन है आप अपना डीएनए चेक कराइए कि आपका डीएनए कहाँ से मैच खाता है, बहुत बड़ी कमी है। मतलब राहुल जी को सलाह दी कि आप डीएनए चेक कराइए अपना। ये डीएनए भारत का ही है या इटली का है? आप लोग अपने कांग्रेसी जितने भी डीएनए चेक कराइए। आपको मैं मेरा सलाह, आपको राहुल जी का भी डीएनए चेक कराइए। आप भारतवर्ष के ही हैं या कहीं और से आए हुए हैं? राहुल जी के डीएनए होने से कोरोना नहीं होगा इस देश में। राहुल गांधी को प्रदीप जी और लखपत जी, इस तरह की इस तूतू में से कब हम बाहर आएंगे? आप सिर्फ मुझे इतना जवाब दें पहले, तो बाकी सब सवाल तो बाद में। लेकिन जब बात मुद्दे की हो रही है तो आप बात मुद्दे की नहीं करके दोनों मुद्दे को भटका रहे हैं, दोनों आपस में भिड़ने लगे हुए हैं। आप पूछा ऑक्सीजन सप्लाई कौन करेगा? केंद्र के हाथ में नहीं है, सप्लाई कौन करेगा? आप एक राज्य का नाम बता दीजिए, दवाई कौन देगा? केंद्र के हाथ में। आप एक राज्य का नाम बता दीजिए जब दवाई कमी है। एक ही आप बिल्कुल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता में बात जाऊंगा। राज्य ऐसा जहाँ ऑक्सीजन है, आप एक राज्य तो बताइए, आप एक राज्य तो बताइए ना। अरे सर एक राज्य नाम बताओ ना। आप मीडिया तो झूठ नहीं बोलती, कैमरा झूठ तो नहीं बोलता, ये गलत झूठ तो नहीं बोलती ना। आप एक राज्य का नाम बताइए ना। प्रदीप जी, इस स्थिति को आप झुठला नहीं सकते हैं। प्रदीप जी, इस स्थिति को आप बिल्कुल भी झुठला नहीं सकते हैं। गंगा में बहते शवों को हम सबने देखा है, ऑक्सीजन की कमी को हम सबने देखा है, वैक्सीनेशन, रेमडेसिविर। अब सुनिए, अब तो डोलो तक जो पैरासीटामोल है वो भी लोगों को नहीं मिल पा रही है। इस स्थिति को हम नहीं झुठला सकते हैं। लखपत जी जवाब ले लें राहुल गांधी पे जाने से, राहुल गांधी यदि आपसे सवाल पूछ रहे हैं तो वो जवाब दीजिए। राहुल गांधी जी यदि आपको पूछ रहे हैं कि आपकी नीतियां ठीक नहीं, आपकी वजह से देश के लोग आज मर रहे हैं, तो उस पर जवाब दीजिए, वहां आंकड़े पेश कीजिए कि हमने ये किया है। आप केवल सुना, आप सुन लीजिए। महाराष्ट्र मृत्यु दर कम क्यों नहीं हुई? आप राहुल जी को बोलिए, अशोक गहलोत जी से पूछेंगे कि गाँवों में दवाई क्यों नहीं जा रही है, पुतली जगह गाँव देहातों में दवाई क्यों नहीं पहुंची, उदयपुर जयपुर क्यों हाहाकार है, डॉक्टर क्यों नहीं है, डिस्पेंसरी क्यों बंद है? आप राहुल जी से बोलेंगे, अपनी सरकारों से पूछेंगे केरला के अंदर इतनी ज्यादा क्यों मृत्यु दर है? आप राहुल जी से पूछेंगे। आप मुद्दों पे कभी बात नहीं करते, आप मुद्दों पे कभी आप जवाब नहीं देते। आप आपको बैठ के देखिए अपना चेहरा और राजनीति करनी है आपको बैठ के।
समीक्षा बैठक करते हैं। ये समीक्षा बैठक ठीक कोरोना है रोकने लखपत के लिए की जी और प्रदीप भटनागर जी, ठीक है, चुनावों को ठीक लेकर है, समीक्षा ठीक है लखपत जी, एक आखिरी सवाल प्रदीप भटनागर जी मैं आपसे पूछना चाहूंगी, वैक्सीनेशन की कमी देश में कब पूरी हो जाएगी और कब वैक्सीनेशन का जो अभियान है वो पूरा हो जाएगा, वैक्सीनेशन ड्राइव कब तक पूरा कर लिया जाएगा, इस बात का जवाब दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए पहली चीज, ये जो पटोला जी बैठते हैं ये केवल समय खराब करते हैं, बैठ के डिबेट में कभी स्पष्ट बात नहीं करते, कभी जवाबों सवालों पे बात नहीं करते। आपने जो अभी वैक्सीनेशन की बात करी है, देखिए हर राज्य को अधिकार है वैक्सीनेशन खरीदने का और वो अपने अधिकारों से वैक्सीनेशन अभी भी उत्तर प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर, पंजाब के अंदर चल रही है। केंद्र शासित प्रदेशों का, केंद्र में जो राज्यों में जहां कांग्रेस की सरकार है वहां भी नाम ले रहा हूँ, वहां भी वैक्सीनेशन चल रही है। ये जो बैठ के यहाँ श्रीमान झूठ बोल रहे हैं, सब राज्य सरकार को अधिकार है वैक्सीन खरीदने का और ऑर्डर भी दे रखे हैं। लेकिन प्रदीप जी देखिए, ग्लोबल टेंडर निकाला, वैक्सीनेशन खरीदने का अधिकार आपने दे दिया है राज्यों को, ठीक है, ग्लोबल टेंडर राज्यों ने निकाला, उसके बाद 2 कंपनियां हैं सबसे बड़ी, मॉडर्ना और फाइजर, दोनों का बयान क्या आया कि हम तो केंद्र से बात करेंगे, हम नहीं करते राज्यों से बात, हम तो केंद्र से ही जवाब लेंगे, सब चीजें केंद्र से डील होगी। तो फिर कैसे राज्य कुछ कर ले? अगर राज्य से नहीं हो पा रहा है, अगर जवाब दे दिया है तो आपको आना चाहिए था ना बीच में, आपको तमाम वैक्सीन लेनी चाहिए थी। बहरहाल बहुत शुक्रिया प्रदीप जी और लखपत जी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस डिबेट में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है उसको देखते हुए हो सकता है कि अनलॉक को अभी कुछ दिन के लिए रोका जाए और कुछ समय बाद जब तीसरी लहर के आने के अंदेशा बिल्कुल खत्म हो जाए तब हम इसको फिर से शुरू कर सकते हैं। फिलहाल के लिए यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANP न्यूज। चलो तो ब्रेक के बाद बात अब उस मुद्दे की कर लेते हैं जिसने आम जनता का तेल निकाल दिया है और सीधा उनकी जेब पर डाका डाला है। इसीलिए आज हमने इस प्रोग्राम का नाम रखा है तेल निकाले तेल। दरअसल सरकारी तेल कंपनियों ने हर रोज की तरह आज भी पेट्रोल डीजल के दाम जारी कर दिए हैं। घरेलू बाजार में तेल कंपनियों ने दोनों ईंधन की कीमत में फिलहाल आज कोई कटौती नहीं की है, यानी आम जनता को आज महंगाई से कोई राहत मिलती दिख रही है। बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बाजार में आज पेट्रोल 93.94 रुपए प्रति लीटर है और डीजल 84.89 रुपए प्रति लीटर पर बना हुआ है। हालांकि देश के कई शहरों में पेट्रोल की कीमतें 100 रुपए के पार पहुंच चुकी हैं।
इनमें से राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कई शहर शामिल हैं, जहां पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर से अधिक की कीमत पर बिक रहा है। मुंबई, जयपुर, श्रीगंगानगर और भोपाल में पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर के पार बिक रहा है। इसके अलावा कई शहर ऐसे भी हैं जहां पेट्रोल के दाम 100 रुपए तक पहुंचने वाले हैं और डीजल भी अब अपनी रिकॉर्ड तोड़ ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। तो पेट्रोल डीजल के दाम लगातार जिस तरह से पिछले लंबे समय से बढ़ते नजर आ रहे हैं, आज फिलहाल इनमें बढ़ोतरी नहीं की गई है। चलिए तो अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि किस राज्य में किस तरह से पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं। दिल्ली की बात करें तो पेट्रोल 93.94 रुपए और डीजल 84.89 रुपए प्रति लीटर पर बिक रहा है। ये आंकड़े दिल्ली के दिखा रहे हैं। बात मुंबई की जाए तो पेट्रोल 100.19 रुपए प्रति लीटर और डीजल 92.17 रुपए। कोलकाता में पेट्रोल 93.97 रुपए और डीजल 87.74 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। तमाम महानगरों के आपको बता रहे हैं, चेन्नई में पेट्रोल 95.51 रुपए और डीजल 79.65 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं आपको, भोपाल में पेट्रोल 102.04 रुपए और डीजल 93.37 रुपए। श्रीगंगानगर की बात करें तो पेट्रोल 104.94 रुपए और डीजल 97.79, यानी कि तमाम आप देख सकते हैं कि किस तरह से तेल आम जनता का तेल निकालता नजर आ रहा है। जयपुर की बात करें तो 100 रुपए से ऊपर पेट्रोल बिक रहा है। लखनऊ में पेट्रोल 91.41 रुपए प्रति लीटर और डीजल 85.28 रुपए प्रति लीटर। एक बार फिर से आपको बता दें, दिल्ली और तमाम इलाकों का हमने आपको हाल बताया किस तरह से पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं। दिल्ली में 93.94 रुपए पेट्रोल है और डीजल 84.89 रुपए। कोलकाता में 93.97 रुपए पेट्रोल है और 87.74 रुपए डीजल बिक रहा है। भोपाल की बात करें तो 102 से ऊपर यानी 100 के पार पेट्रोल बिक रहा है और 93 रुपए 37 पैसे डीजल है। भोपाल में पेट्रोल की कीमतें 102.04 रुपए प्रति लीटर हैं। ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं आपको, गंगानगर में पेट्रोल 104.94 रुपए प्रति लीटर है और डीजल 97.79 रुपए। तेल जनता का तेल निकालता नजर आ रहा है। लगातार इसकी कीमतें बढ़ती जा रही हैं। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ अर्थशास्त्री आकाश जुंदल जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका एएनबी न्यूज पर। आकाश जी, सबसे पहला सवाल मेरा यही कि लगातार जिस तरह से कीमतें बढ़ती नजर आती हैं, उसका प्रोसेस हमें समझाइए कि किस तरह से ये कीमतें जो बढ़ती हैं और क्या वाकई ये केंद्र सरकार के हाथ में है या नहीं है, इसका जवाब हमें दीजिए। देखिए, गवर्नमेंट के हाथ में कई चीजें हैं। सबसे पहले तो मैं एक्सप्लेन कर दूं कि प्राइसेस बढ़ कैसे रही जी। इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल है, वो क्रूड या कच्चा तेल हम हिंदुस्तान में इस्तेमाल करते हैं, प्राइमरीली ब्रेंट क्रूड है वो, उसके प्राइसेस ग्लोबल मार्केट में पिछले 1 महीने 1.5 महीने से लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कारण क्या है? अमेरिका में, यूरोप में बॉयंसी है, इकोनॉमीज में वहां पे तेजी है, तो इसके कारण कच्चा तेल इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ता जा रहा है। अब कच्चे तेल के इंडिया के कंट्रोल में नहीं है ग्लोबल मार्केट में, बट हाँ, जो आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा वो ये है कि इसमें सरकारें क्या कर सकती हैं। अब इससे क्रूड ऑयल के प्राइस के अलावा बहुत इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट आ जाते हैं, टैक्सेस। सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत हाई सेंट्रल एक्साइज चार्ज कर रही है और स्टेट गवर्नमेंट हाई वैट चार्ज कर रही है। तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आज आम आदमी की मदद कर सकती है टैक्सेस कम करके। और मेरा ये मानना है, मेरी ऑफिस का मानना है कि आज सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को टैक्सेस कम करने ही चाहिए। तो आज की तारीख में आम आदमी की पोजीशन जो है बहुत खराब है। आप देखिए, डेटा देखिए, आज एक तरफ तो आम आदमी का बढ़ता जा रहा है, बिकॉज पेट्रोल डीजल प्राइसेस के ऊपर जो है आम आदमी की लाइफ ऊपर चलती है। डीजल के ऊपर जितने कंज्यूमेबल्स हैं, मिल्क हो, वेजिटेबल, सब्जियां, सब कुछ डीजल से ट्रेवल करते हैं, तो डीजल महंगा होता ही खाने पीने का तमाम सामान महंगा होता है। पेट्रोल हर व्यक्ति के पास, जैसे 4 व्हीलर है या हमारे जो रोड के पास बहन भाई हैं उनके पास 2 व्हीलर है, तो हर आदमी की पर्सनल मूवमेंट कॉस्ट होती है, तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को बढ़ा रहा है। अब एक तरफ देखिए, कोविड की वजह से लोगों की इनकम कम हुई है, लोगों की कमाई के अंदर मेजर रिडक्शन आया। दूसरी तरफ एक्सपेंडिचर बढ़ता जा रहा है। आम आदमी के लिए बहुत पेन का है, पेनफुल पीरियड बहुत कॉमन में। अब आप देखिए हालात क्या है।
23 मई को जो जॉबलेस डेटा, अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा है 14.7, यानी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है कोविड में, तो लॉकडाउन, रिस्ट्रिक्शन, कर्फ्यू की वजह से। अब इमेजिन, एक तरफ तो अनएम्प्लॉयड की कमाई नहीं होती, दूसरी तरफ अब सब्जियां सबने कंज्यूम कर, खाना बनना है, गर्मी चाय बननी है, जो डीजल के ऊपर ट्रैवल करनी है वो महंगी होनी है। तो आप देखिए शुगर के साथ सरसों का तेल, ऑयल, वेजिटेबल ऑयल की प्राइसेस की हुई है, तो इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है। तो लेटेस्ट डेटा है इन्फ्लेशन का। बिल्कुल आकाश जी, बहुत ही सही बात कही है आपने, और इस बात के लिए आप बधाई के पात्र हैं कि आपने ये बात कही कि फिलहाल जनता की स्थिति को देखते हुए, बेरोजगारी को देखते हुए सरकार को ये कीमतें कम करनी ही चाहिए, बहुत जरूरी है। एक सवाल आकाश जी जनता के मन में हमेशा आता है, जब हाल ही में विधानसभा के चुनाव हुए हैं उस समय में जो डीजल और पेट्रोल की कीमतें थी वो बिल्कुल स्थिर थी, ना घटी और ना बढ़ी। कई राज्यों में वो बढ़ी थी लेकिन कई जगह बहुत स्थिर थी वो चुनावों के समय में। ये जनता के मन में सवाल आता है क्योंकि सरकार हमेशा कहती है कि उनके हाथ में नहीं है, उसके बाद भी जब चुनावी दौर आता है तब ये जो कीमतें हैं वो रुक जाती हैं और उसके बाद एकदम से इस तरह से हाइक आता है इन कीमतों में। देखिए ये आ जाती है कि अब इंटरनेशनल मार्केट प्राइसेस से लिंक किया हुआ है, यानी इसमें दो कंपोनेंट आ जाते हैं, एक तो ग्लोबल मार्केट जो क्रूड ऑयल का प्राइस होगा, दूसरा डॉलर का रेट, दोनों से लिंक किया हुआ, उस पर टैक्स आ जाते हैं। मैं तो सरकार को और ऑयल मार्केटिंग कंपनी को लगातार रिक्वेस्ट करता हूं कि हमें कोई ट्रांसपेरेंट फॉर्मूला दे दे जिसमें हमें क्लैरिटी हो कि इंटरनेशनल मार्केट में कितना इफेक्ट आएगा या डॉलर की प्राइस में कितना इम्पैक्ट आएगा, जिसका रिफ्लेक्शन पेट्रोल डीजल प्राइस में दिखेगा। बिकॉज कई बार होता है कि जो है बहुत देर तक कीमत नहीं बढ़ती, बिकॉज एक तरफ जो है हम देखते हैं डेली फ्लक्चुएशन है, तो कहीं ना कहीं एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म होना चाहिए। और दूसरी बात, आज की तारीख में सबसे बड़ा सवाल यही आ जाता है कि क्या सरकार को इतना टैक्स चार्ज करना चाहिए। मानता हूं कोविड के टाइम में सरकारों का भी खर्चा बढ़ा है, उनको कोविड को फाइट करने के लिए सरकारों का एक्सपेंडिचर बढ़ा है, बट आज एक तरफ आम आदमी की बैलेंस शीट है जो बिगड़ी हुई है, दूसरी तरफ सरकार की बैलेंस शीट, उसमें से प्रेफरेंस किसको देनी चाहिए? मेरे हिसाब से डेफिनेटली आम आदमी की बैलेंस शीट को प्रेफरेंस देनी चाहिए। सरकारों को टैक्स इकट्ठा करने के लिए, कमाई करने के लिए और 50 साधन है। मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशगंगा.in की तरफ से लगातार हिंदुस्तान के तमाम टीवी चैनल्स और ग्लोबल टीवी चैनल्स पे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप देखिए इतने सारे आपके पास तरीके हैं कमाई करने के, पेट्रोल और डीजल को बढ़िया तरीके, दीज आर नॉट बेस्ट व्हीकल्स टू कलेक्ट टैक्सेस, जबकि आम आदमी दिक्कत में है। जैसे मैं अभी आपको बता रहा था WPI 10.49% पे है। आप देखिए कितने बिजनेसेस को नुकसान हुए कोविड में। बहुत से बिजनेसेस जैसे केटरिंग सर्विसेज, रेस्टोरेंट, होटल्स, मॉल्स, मल्टीप्लेक्सेस, इवेंट मैनेजमेंट, एविएशन, टूरिज्म, ये बिजनेसेस तो बिल्कुल ठप पड़े हैं। तो ऐसे में अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, लोगों की कमाई कम हुई है, चाहे कोई बिजनेस में था, चाहे कोई सेल्फ एम्प्लॉयड। ऐसे में सरकारों को चाहिए कि रिलीज किया जाए। तो मैं तो आपके प्लेटफॉर्म पे अगेन आई वुड रीइटरेट दैट सेंट्रल गवर्नमेंट शुड रिड्यूस सेंट्रल एक्साइज एंड स्टेट गवर्नमेंट मस्ट कट स्टेट टैक्सेस विच इज वैट, ताकि आम आदमी के ऊपर बोझ कम किया जाए। आज इन्फ्लेशन जो है उसको कम करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज आज अगर आम आदमी के पास उसकी कमाई पहले ही कम हुई है, वो उसके पास जो लिमिटेड कमाई है सारी की सारी उसके एसेंशियल में लग जाएंगी। पेट्रोल की वजह से दाम बढ़ेगा, डीजल की वजह से चीजों के दाम बढ़ेंगे और आम आदमी का सारा पैसा आटा, दाल, चावल में लग जाएगा, तो वो नॉन एसेंशियल लग्जूरियस आइटम्स और कंफर्ट की बाइंग नहीं कर पाएगा। जब तक वो बाइंग नहीं करेगा। बहुत सही बात कही आपने। आकाश जी, एक सवाल मेरा और है आपसे, क्या ये कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि फिलहाल कोरोना काल में जिस तरह से लॉकडाउन लगाया गया है, 2 बार ये लॉकडाउन लगा और इस बीच जो जीडीपी गिरी है, हमारी अर्थव्यवस्था जो गिरी है हमारी, उसको सुधारने के लिए एकदम से ये हाइक किए गए हैं, पेट्रोल और डीजल के दाम इतने बढ़ाए गए हैं और सरकार द्वारा ये जो टैक्स लगाया जाता है ये भी फिलहाल कम करना चाहिए, लेकिन सरकार इस पर कोई भी कदम नहीं उठा रही है। तो क्या कहा जा सकता है कि अर्थव्यवस्था को ही सुधारने के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं? जी नहीं, आप पेट्रोल और डीजल को ज्यादा टैक्स करके तो जीडीपी नहीं बढ़ती है। जीडीपी तो तब बढ़ेगी अगर हम टैक्सेस कम रखें, बिकॉज होगा क्या, जैसे हम टैक्सेस कम रखेंगे रेट कम होंगे। इंडिया एक प्राइस सेंसिटिव इकोनॉमी है, इन्फ्लेशन कम होगी तो लोग सामान ज्यादा खरीदेंगे। आज की तारीख में आप देखिए बहुत से लोग तो बेचारे व्हीकल भी नहीं निकाल रहे पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस देखते हुए। पीपल आर नॉट टेकिंग आउट द 2 व्हीलर्स एंड 4 व्हीलर्स। तो हमारे यहाँ तो दाम रादर टैक्सेस कम रखे जाए। मैं तो सरकार से, यू हैव आस्क्ड अ वेरी नाइस क्वेश्चन व्हिच वुड अलाउ मी टू एक्सप्लेन लॉट ऑफ थिंग्स। मैं तो सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा ना सिर्फ
सेंट्रल एक्साइज और स्टेट गवर्नमेंट ना सिर्फ वैट बल्कि जीएसटी काउंसिल में सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों जो है मेंबर्स हैं कि टैक्सेस कम रखे जाएंगे, और टैक्सेस कम होंगे तो लोग ज्यादा चीजों को कंज्यूम करेंगे, कंजम्पशन बढ़ेगी तो जीडीपी बढ़ेगी, तो उससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आएंगी। रादर सरकार को मैं ये कैलकुलेशन देना चाहता हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशमंडल.in की तरफ से है, कहीं भी मुझे बुलाया जाता है, गिव देम एंटायर कैलकुलेशन। आप टैक्सेस कम रखिए, आपकी टैक्स कलेक्शन ज्यादा हो जाएगी। देखिए, अगर टैक्सेस कम रखेंगे चीजों की सेल बढ़ेगी, ओवरऑल टैक्स कलेक्शन सरकार की ज्यादा हो जाएगी। क्योंकि आज जो है कोविड एक हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है। बहुत से हमारे मित्रों ने, सबने, बहुत से केसेस में सब लोगों के कुछ ना कुछ मित्रों ने, मेरे भी कुछ मित्रों ने दिक्कत रही है, तकलीफ हुई है, जान भी गंवाई है। बट कोविड के साथ जो दूसरा इम्पैक्ट कोविड के बाद है इकोनॉमी का। अब देखिए हालत क्या है, कमाई कम हो रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं, नौकरियां है नहीं है, बिजनेसेस ठप पड़े हुए हैं। तो ऐसे में इकोनॉमी को रिवाइव करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कोविड को कुछ हद तक हमने फाइट कर लिया है, पहले जितना अब इम्पैक्ट नहीं रहा है, बट अब सरकार का फोकस होना चाहिए, पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट का, इकोनॉमी को जो है रिकवरी पाथ पे लाया जाए। आम आदमी के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, इन चीजों का अरेंज किया जाए, ये बहुत जरूरी है। बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट अगर इसी तरह से रही, इन्फ्लेशन इसी तरह से रही, तो एक स्टेज आ जाए जिसे स्टैगफ्लेशन कहा जाता है, वो स्टेज आ जाएगी। उसमें क्या होता है, इकोनॉमी स्टैग्नेट कर जाती है और महंगाई बढ़ती जाती है। महंगाई यानी इन्फ्लेशन अगर बढ़ती जाएगी, और महंगाई के पीछे प्राइमरी रीजन है पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस, तो उससे क्या होगा, एक तो जीडीपी ग्रोथ कम होगी, जीडीपी ग्रोथ कम होगी और डेफिसिट, सरकारी खाता बढ़ जाएगा, टैक्सेस ज्यादा इम्पोज करने पड़ेंगे, टैक्स कलेक्शन कम होगी, तो ओवरऑल इकोनॉमी जो है हमारी एक डाउन टर्न की तरफ चली जाएगी। आज हिंदुस्तान ही नहीं, ग्लोबल एजेंसीज तक इस बात की जो है इश्यूज रेज कर रही है कि इंडिया में जिस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट हमारे सामने आ गई है। तो ऐसे में मैं तो सरकार को रिक्वेस्ट करूंगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और स्टेट गवर्नमेंट को भी, एक मेजर स्टिमुलस पैकेज लाया जाए, लोगों को रिलीफ दिया जाए जीएसटी के लिए। जी आकाश जी, एक सवाल मेरा और आपसे, जो सेस लगाया जाता है पेट्रोल डीजल पर, आपके नजरिए में वो कितने प्रतिशत होना चाहिए कि जनता को भी राहत मिलती रहे, और अगर बाहर से भी जो इंटरनेशनल मार्केट है वहां से भी अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, उसके बाद भी कितने प्रतिशत ये सेस होना चाहिए कि आम जनता की जेब पर डाका ना डले, आम जनता भी आराम से चीजें खरीद सके? I think it's a wonderful question. I would thank you for asking this wonderful question. For the past 2 days, I've been doing so many shows on petrol and diesel, but this is a question which I would love to answer. मेरे हिसाब से पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस ये होने चाहिए, आज के सर्कमस्टांसेस में सरकार का एंगल भी देखते हुए, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का एंगल भी देखते हुए, टैक्सेस भी देखते हुए, मेरे हिसाब से टैक्सेस को इस तरीके से रिड्यूस किया जाए कि पेट्रोल 80 रुपए से ज्यादा ना हो और डीजल जो है 70 रुपए से ज्यादा ना हो। अब उसमें मैं आपको टैक्सेस के रेट इसलिए नहीं बता रहा बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस तो यूनिफॉर्म है, स्टेट में हर स्टेट के अलग अलग टैक्सेस हैं, तो वो उतने स्टेट के टैक्सेस बताने में बहुत टाइम लग जाएगा। ओवरऑल मैं आपको प्राइस बता रहा हूँ कि आइडियली इतनी होनी चाहिए, जिससे क्या होगा, ऑयल मार्केटिंग कंपनी को तो जाहिर सी बात है ग्लोबल मार्केट के हिसाब से लिंक करना ही करना है, बिकॉज ग्लोबल मार्केट में उसी रेट में वो पे कर रहे हैं और डॉलर में परचेज कर रहे हैं। साथ ही साथ सरकारों को भी एक रीजनेबल लेवल के टैक्सेस जो है आ जाएंगे। पर आज की तारीख में अगर 70 रुपए और 80 रुपए डीजल और पेट्रोल का रेट होता है, तो मेरे हिसाब से रीजनेबल रेट होगा जनता के लिए, जिससे जनता। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आकाश जिंदल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी तरीके से आपने ये चीज़ें समझाई है हमें भी और जनता को भी, और उम्मीद है कि सरकार भी आपकी बातों से समझेगी, और जिस तरह से आपने तमाम बातें समझाई है उसके लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।